हेलो बच्चों। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। आज हम आपको थर्ड प्रोसेस बताएंगे जिसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस आपने हेडिंग किया होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस थर्ड है। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस यानी प्रोसेस हो जाए, ठीक है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। मींस द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है ना, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। फिर इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट इसमें होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा। ठीक है ना, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल्स टू होता है RT। PV इक्वल्स टू क्या होता है? RT। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो T को आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो V अपॉन T इक्वल्स टू R बाई P। तो V अपॉन T, ये R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। तो V अपॉन T कांस्टेंट है किसके लिए? आपका आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं। हेडिंग आपने किया होगा, उसमें लिखते हैं हम लोग। लिखिए द प्रोसेस जैसे आप कोचिंग में रफ करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप पहले रफ करेंगे, फिर इसके बाद फेयर कर लीजिएगा। थोड़ा तेज बोलेंगे इसमें हम। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम remains constant is called isobaric process। आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, हेडिंग करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखिएगा। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, वीडियो रोक लीजिए, इसके बाद इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है ना, वीडियो रोक लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। नीचे लिखिए। टाइम वेस्ट मत करा करिए, वीडियो को तुरंत रोका करिए, हम देंगे मौका रोकने के लिए। वीडियो रोक करके तुरंत लिख लिया करिए। ठीक है, नीचे लिखिए दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आप कहेंगे सर इसमें इसेंशियल कंडीशन नहीं है, इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। तो हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रोसेस चाहे जैसे करा दीजिए, केवल प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए बस। ठीक है ना, चाहे स्लो कराओ चाहे फास्ट कराओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग आपका इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या होता है कि ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। लिखिए अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, a graph between pressure and volume in, या फॉर लिखिएगा, फॉर isobaric process, a graph between pressure and volume in isobaric
फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस is known as indicator diagram, ठीक है ना, is known as indicator diagram। तो देखिए दो ग्राफ बनता है, एक कंप्रेशन के लिए और एक आपका एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो ये इस साइड मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, और इधर क्या है, प्रेशर है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा, किसी भी गैस का वॉल्यूम आप जीरो नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ वॉल्यूम का मतलब मान लेते हैं इतना, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम है तो प्रेशर भी कुछ होगा, मान लेते हैं कि प्रेशर इतना है, इनिशियल प्रेशर इतना है, ठीक है, और वॉल्यूम इतना है। तो कटिंग पॉइंट क्या आएगा आपका, ऐसे नीचे ड्रॉ करोगे, ये इनिशियल हो जाएगा, यानी वी आई इनिशियल पॉइंट, और यहां पे आपका क्या होगा, पी आई, ठीक है। तो आपने क्या कहा सर कि प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बदलने देना है, मतलब ऊपर नहीं लाना है, जबकि वॉल्यूम आपका बदलेगा। तो वॉल्यूम बदलेगा मतलब ये इधर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहां पर आपका वॉल्यूम कितना होगा, इस साइड V है, तो यहां पर वॉल्यूम फाइनल है और प्रेशर क्या है, वही है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम क्योंकि बढ़ रहा है इस वजह से एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगा। कौन सा एक्सपेंशन होगा, आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। कैसे प्रेशर कांस्टेंट है, समझो, इस वॉल्यूम वी आई पर प्रेशर इतना है, जब वॉल्यूम यहां से आ गया तो भी देखो प्रेशर इतना ही है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, आपका आइसोबैरिक आपका एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है ना, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो नीचे लिख लेंगे आप आइसोबैरिक एक्सपेंशन, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या होगा, ठीक उसी तरीके से दूसरा ग्राफ होगा, ये प्रेशर हो गया, इस साइड आपका वॉल्यूम हो गया। तो मान लिया कि इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारे पास ये है, ग्राफ तो वही रहेगा बिल्कुल, ये आपके पास क्या होगा, वी आई, और यहां क्या रहेगा, वी एफ, यानी ग्राफ इधर से इधर जा रहा है, और हर पॉइंट पर किसी भी वॉल्यूम पर प्रेशर कितना है आपका, इतना है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आइसोबैरिक कंप्रेशन, ठीक है। ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, और ये क्या है आपका, आइसोबैरिक कंप्रेशन है ये, ठीक है। फिगर वीडियो पॉज करिए, मतलब वीडियो रोक लीजिए, आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी बनाइए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग। YouTube देखते हैं ना, उसी YouTube पे आप देख रहे होंगे, तो आप वीडियो रोक करके तब इसको बनाया करिए आप। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, अब वर्क डन निकालेंगे। हेडिंग करेंगे वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसमें प्रेशर क्या है, आपका कांस्टेंट है, केवल क्या बदलता है, वॉल्यूम बदलता है। तो अगर आपका वॉल्यूम वी आई से वी एफ तक जाता है, या V1 से V2 तक करते थे आप, तो हमारे पास क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, या आप ऐसे कर लीजिए कि मान लिया कि 1 मोल गैस जो कि किसी सिलेंडर में आपका रखा गया है, और उस सिलेंडर को फिट किया गया है फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, ठीक है। तो हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। अगर आपका गैस एक्सपैंड कर रही है तो एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। बताइए क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, पीडीवी लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं हम लोग, पीडीवी।
और वॉल्यूम अगर आपका इफ वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, then total work done is, क्या लिखोगे बताओ, W बराबर इंटीग्रल V1 से लेकर के V2 तक, ठीक है, और P dV, P कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, ठीक है, P कांस्टेंट है, इंटीग्रल से क्या होगा बाहर, और फिर इंटीग्रल V1 से क्या लिखोगे V2, और ये dV, तो dV का इंटीग्रल V हो जाएगा, तो W बराबर PV, लिमिट क्या होगी V1 से V2, तो W बराबर क्या लिखोगे PV2 माइनस V1, यही आपका वर्क डन होगा। ठीक है, आप फिर से वीडियो को रोकेंगे, आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। चलिए नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, नंबर 4, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ISOCHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी प्रोसेस तो हो जाए लेकिन वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो कंफ्यूजन होता है इसमें, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल में तो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एडियाबैटिक भी ठीक है, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है आपका, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में किसको कांस्टेंट रखा जाए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, दोनों में अगर आप देखेंगे तो आइसो है, दोनों में क्या है, आइसो है। एक आपका आइसोबैरिक है और एक आपका आइसोकोरिक है। ठीक है, तो देखो आइसो आइसो सेम आया, तो यहां पे देखो इसके बाद वाला जो वर्ड है बी है और इसके बाद वाला जो वर्ड है सी है। आइसो के बाद वाला यहाँ बी है और यहाँ आइसो के बाद वाला सी है। तो अब आप बताओ बी पहले आता है कि सी पहले आता है, पहले बी आता है, और फिर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। तो बताओ बी पहले आता है, यहाँ पर प्रेशर पहले आता है, मतलब पी पहले आता है, फिर वॉल्यूम आता है, मतलब वी आता है, पी के बाद ही आता है ना, अरे पी के बाद आपका मतलब काफी बाद आपका वी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आइसो आइसो दोनों में सेम है। अगर बी शुरू होता है मतलब आइसोबैरिक है, बी शुरू हुआ तो इसमें इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, और अगर आपका सी है मतलब आइसोकोरिक है तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बाद में आता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को लगा लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है कि वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखिएगा इसमें, द प्रोसेस इन विच volume of the system remains constant, volume of the system remains constant is called isocoric process. आइसोकोरिक
प्रोसेस, ठीक है ना। हेडिंग करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखिए। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिखिएगा, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पीवी बराबर RT। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी को इधर ला देंगे, तो P अपॉन टी बराबर R अपॉन V। तो R और V कांस्टेंट है तो P अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, P अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, तो इंडिकेटर डायग्राम बना लें। हेडिंग करेंगे इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम लिखिए। अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, a graph between pressure and volume, a graph between pressure and volume at constant sorry, a graph between pressure and volume, a graph between pressure and volume for isocoric process, for isocoric process is known as indicator diagram, indicator diagram। जरा देखिए, एक साइड आपका वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, इधर आपका प्रेशर रहेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, मान लिया कि वॉल्यूम इतना है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम इतना ही हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लिया प्रेशर कहां से शुरू हो रहा है बेटा, यहां पर, यहां से, ये आपका PI है, ये इनिशियल प्रेशर है। तो इस प्रेशर पर और इस वॉल्यूम पर, मान लिया वॉल्यूम कितना है, VI है, ठीक है, VI है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, यही ना, ये पॉइंट आपका बनेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट PI/VI बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेशर तो बढ़ेगा, प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, ऐसे रहेगा ग्राफ। इधर तो जाना नहीं है, कहीं इधर नहीं जाना है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका सीधे ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर बताइए, तो प्रेशर क्या है आपका, PF है, प्रेशर PF है, लेकिन आपका वॉल्यूम वही है आपका, ठीक है। यही इंडिकेटर डायग्राम हो गया आपका, और इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, ना तो एक्सपेंशन होगा ना तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। काहे नहीं होगा, क्योंकि गैस तो फैल नहीं रहा है, फैलने का मतलब वॉल्यूम बदलना ना, तो गैस इसमें फैल ही नहीं रहा, ना तो सिकुड़ रहा है, तो इसमें ना तो एक्सपेंशन होगा ना तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। और दूसरा वाला ग्राफ बनेगा आपके लिए ऐसे, ये आपका PI हो जाएगा और ये PF हो जाएगा, और हर पॉइंट पर ये क्या होगा, VI रहेगा। इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा हमेशा। इस साइड प्रेशर है और इधर क्या है आपका वॉल्यूम है, ठीक है, और ये नीचे रहेगा। वीडियो रोकिए और इसको बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन
इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो लिखिएगा द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज गिवन बाई, कैसे लिखेंगे, dW इज इक्वल्स टू PdV। ठीक है, फिर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा आपका, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों जगह सेम है, यानी VI, ठीक है ना, फिर ये VI क्या हो जाएगा आपका PdV। समझ नहीं आया, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम VI है, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम VI है, तो क्या आ जाएगा आपका W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल VI, सॉरी P बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल देखो V के रिस्पेक्ट में है, तो P कांस्टेंट का काम करेगा, तो हो जाएगा P V, लिमिट VI से VI, तो क्या आ जाएगा VI माइनस VI, और VI जीरो हो जाएगा, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सिंपल सी चीज है, ना तो गैस पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है और ना ही पिस्टन गैस को अंदर ले जा रहा है। ठीक है ना, इसमें ना तो एक्सपेंशन है ना तो कंप्रेशन है। याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। हो गया, नीचे लिखिए दैट इज देयर इज नो एनी वर्क डन, दैट इज देयर इज नो एनी वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, देयर इज नो एनी वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, 1 ग्राम कोई गैस है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है 1 ग्राम कोई गैस है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, लेकिन शर्त है, ठीक है ना, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही उस गैस का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। फिर समझो मैंने क्या बोला कि कोई गैस है मेरे पास जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 ग्राम है, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है वही उस गैस का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि किसी भी गैस को या किसी भी बॉडी को जब आप हीट देते हैं तो उसको गर्म करने के लिए गर्म करेंगे तो आपका जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। जैसे 1 किलोग्राम गैस है तो 1 किलो गैस को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट लगेगा आधा किलो के कंपैरिजन, ठीक है। वही कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। और फिर जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। और दोनों को अगर हम क्या करें कंपेयर कर दें तो वही मैंने बताया था Q इज इक्वल्स टू यम प्रोपोर्शनल, यहाँ पे C रखेंगे डेल्टा T, तो यम की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम यहाँ रख लेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी Q बाई डेल्टा T, तो यहाँ पे आपका डेल्टा Q रख लेते हैं, डेल्टा Q, तो यही आपका है, ये स्पेसिफिक हीट होता है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग dQ बाई dt करते हैं, dQ बाई dt। अच्छा, इस प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसी को CV कहने लगते हैं, और इसी प्रोसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो CP कहने लगते हैं,
क्लियर हुआ? तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी 1 ग्राम गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है वही उसका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। और ये 2 तरह का होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक, तो लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required, the amount of heat required the amount of heat required by the amount of heat required by 1 gram of gas, 1 gram of gas, 1 gram of gas, 1 gram of gas to increase 1 gram of gas to increase the temperature, to increase the temperature, to increase the temperature through 1 degree Celsius, to increase the temperature through 1 degree Celsius is called specific heat, is called specific heat। ठीक है, it is denoted by C, it is denoted by C, नीचे लिखो C इक्वल्स टू dq by dt, C इक्वल्स टू dq by dt, C इक्वल्स टू dq by dt। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required by, the amount of heat required by 1 gram of gas, the amount of heat required by 1 gram of gas, 1 gram of gas to increase the temperature, to increase the temperature, to increase the temperature through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius at constant volume, at constant volume is called specific heat at constant volume, specific heat at constant volume, specific heat at constant volume। It is denoted by CV, it is denoted by CV। तो CV की वैल्यू क्या होगी? CV बराबर dq by dt at constant volume। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to increase the amount of heat
द अमाउंट ऑफ हीट required by 1 gram of gas, the amount of heat required by 1 gram of gas, the amount of heat required by 1 gram of gas, 1 gram of gas to increase the temperature, to increase the temperature, to increase the temperature, to increase the temperature through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius at constant pressure, at constant pressure is called specific heat at constant pressure, is called specific heat at constant pressure. इसको डिनोट किससे किया जाता है? Cp से. It is denoted by Cp. It is denoted by Cp. It is denoted by Cp. नीचे लिखेंगे Cp बराबर dq बाई dt, Cp बराबर dq बाई dt, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नीचे लिख देंगे, सफिक्स में लगा देंगे p, जैसे उसमें v लगाए थे वैसे p. तो Cp इज इक्वल्स टू dq बाई dt, ब्रैकेट में सफिक्स में लगाएंगे p. ठीक, अब आपको ये बताना है कि जो स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर पर और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर. ठीक है, जैसे कोई गैस है, कंटेनर में आपने रख दिया, उसको उसके वॉल्यूम को नहीं बदलने देना है, तब आप हीट दीजिए तो कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में. फिर इसके बाद उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो प्रेशर तब कांस्टेंट होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट पर कितना हीट लगेगा. ठीक है ना, तो हमको ये चेक करना है कि Cp की वैल्यू ज़्यादा होगी कि Cv की वैल्यू ज़्यादा है. क्वेश्चन में आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आपका Cp की वैल्यू, मतलब Cp और Cv में से कौन ज़्यादा होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा होती है. तो क्वेश्चन करके लिखेंगे, शो दैट specific heat at constant pressure, specific heat at constant pressure, show that specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume, specific heat at constant volume, that is Cp greater than Cv, यानी Cp की वैल्यू क्या होती है, Cv से ज्यादा होती है. ठीक है, देखिए हमको ये दिखाना है कि Cp की वैल्यू क्या होती है, Cv से ज्यादा होती है. ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट लगेगी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में. प्रेशर अगर गैस का कांस्टेंट है तो हीट ज़्यादा लगेगी उसको गर्म करने के लिए, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कम हीट लगेगी उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाने में. देखिए कैसे, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं. फ्रॉम सॉल्यूशन, आंसर लिख लीजिएगा, आंसर में लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq, मतलब जो आपने हीट दिया वो कहां कहां यूज होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा आपका वर्क करने में. ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाने में. ठीक है ना, गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने में. इंटरनल एनर्जी मतलब समझते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई,
तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा? जब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अब जरा हम बात करते हैं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? पी डी वी। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कर लेते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? पी डी वी। और पी डी वी का मतलब क्या होगा? डी वी मतलब वॉल्यूम नहीं बदलता है, तो डी वी जीरो यानी डी डब्ल्यू जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बताइए क्या आएगा? जो हीट आप देंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ यूज होगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में, क्योंकि गैस तो फैलेगी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि गैस फैलती है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है ना। और उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वजह से जितनी हीट आप देंगे वो सब की सब कहाँ हीट जाएगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, यानी उसको गर्म करने में यूज होगा, ठीक है ना। तो इस लाइन को कंप्लीट करें पहले आप। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपके पास इतना नीचे लिखिए। दैट इज वीडियो रोक करके लिख लिया करो यार, बताना पड़ेगा रोज रोज। वीडियो रोको, इसको कंप्लीट करो, इसके बाद नीचे लिखो। दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, is used to increase internal energy. Total amount of heat given to the system, जो हीट को दोगे सिस्टम को, जो हीट सिस्टम को दोगे वो हीट कहाँ यूज होगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, ब्रैकेट में टेम्परेचर, यानी केवल और केवल टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा वो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? देखो पी डीवी होता है ना, पी डीवी, पी कांस्टेंट है तो डीवी तो बदल रहा है, मतलब वॉल्यूम बदलेगा। यानी जो हीट दोगे, ठीक है ना, जो हीट दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है, तो गैस क्या कर जाएगा? फैल जाएगा, और जिससे वही प्रेशर फिर आ जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को। जैसे ये आपके पास क्या है? सिलेंडर है, ये आपके पास क्या है? ये पिस्टन है ये, ठीक है। तो तुमने क्या किया? मान लिया कि ये टेम्परेचर T1 पे है, ठीक है, वॉल्यूम V1 पे है। तो जब आप तुम हीट इसको दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेशर भी तो बढ़ेगा। और जो प्रेशर, मान लिया कि प्रेशर क्या है आपका? P1 है या P है, या P1 ले लेते हैं। तो प्रेशर P1 है, तो जब हीट दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ने देना है, तो इसको क्या करेगा? ये जितना प्रेशर बढ़ेगा ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो फिर से वही प्रेशर P1 हो जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ा था टेम्परेचर देने से, ठीक है ना, मतलब P1 पहले था, जब हीट दोगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करेगा? आपका सिलेंडर को धक्का, मतलब पिस्टन को धक्का देकर के ऊपर भेज देगा, तो फिर से वही प्रेशर आ जाएगा। और जबकि टेम्परेचर क्या होगा बेटा आपका? देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये वर्क हुआ, ठीक है ना, वर्क हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो और आपको हीट देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में हीट ज्यादा लगेगी गैस को, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में, समझना। तो नीचे लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया था ना। नीचे लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 dq is equals to
डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, पी डी वी। इसका मतलब जो हीट देंगे वो कहां कहां यूज होगा, दो जगह यूज होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, फिर वर्क करने में, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम को बढ़ाने में। नीचे लिखिए दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी हो गया। नीचे लिखिए दैट इज in this condition, that is in this condition, the amount of heat given to the system is used to increase internal energy, and in doing work, so at constant pressure ज्यादा हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने में। At constant pressure, large amount of heat will be required, जरूरत पड़ेगी, will be required to increase the temperature, hence Cp greater than Cv, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो देखो 4 प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, उन चारों प्रोसेस में हम लोग आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक प्रोसेस और बढ़ेगा आपका साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो हेडिंग करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कुल 5 एप्लीकेशन बनेंगे आपके, लिखिएगा देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब आपको मालूम है इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है आपका, सिस्टम का कांस्टेंट होता है। तो लिख लेते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस temperature of the system remains constant. Temperature of the system remains constant. Temperature of the system remains constant. ठीक है। so इस वजह से in isothermal process इस वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू इज इक्वल्स टू 0, यानी इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी मतलब समझते हैं ना कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी होती क्या है। हमने आपको बताया है, हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो
तो किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जब गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तब जाकर के इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का। फिर से समझो मैंने क्या बोला कि कोई भी गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी कौन डिसाइड करता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तब बदलेगी जब टेम्परेचर बदलेगा। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा आपका, du इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नीचे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ, dq इक्वल्स टू होता है du प्लस dw। तो du की वैल्यू इस प्रोसेस में क्या है, 0 है। तो जो हीट दोगे आप 0 प्लस dw, यानी जो हीट आप देंगे सिस्टम को वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर देगा। जो हीट आप सिस्टम को देंगे वो पूरा का पूरा क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका पहला एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। एप्लीकेशन मतलब यूज ना, तो यूज आपने कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसको यूज कर दिया। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने यूज किया किसमें, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले du 0 होता है और du कहाँ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख दिया। तो पता चल गया कि dq जो तुम दोगे वो पूरा का पूरा कहाँ यूज हो जाएगा, वर्क में यूज हो जाएगा। तो लिख लीजिए इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके इसके बाद नीचे लिखिएगा, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट given to the system will be used in doing work में क्या होगा आपका, वर्क करने में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इन डूइंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग, दूसरा एप्लीकेशन कहां करना है आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस में करना है। नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, हेडिंग बनाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ, dq की वैल्यू 0 होती है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो लिखते हैं जल्दी से, इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। दैट इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। dq इक्वल्स टू 0, दैट इज 0, dq इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। तो dq की वैल्यू 0 है मेरे पास, ये हो जाएगा du प्लस dw। ठीक है, तो dw की वैल्यू यानी जो वर्क करेंगे आप, ये अगर आपका dw की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो आपने पता है कि आपका पिस्टन जो है सिस्टम पर वर्क करेगा। पिस्टन जो है मतलब पिस्टन जो है दबाएगा गैस को, तो जब गैस दबेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे आप, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो जो पिस्टन वर्क करेगा सिस्टम पर, जब मतलब पिस्टन जो है दबाएगा गैस को
तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस को रहने के लिए कम जगह मिलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस है। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा, कंप्लीट करिए जल्दी, नीचे लिखिए। दैट इज वर्क डन बाय द पिस्टन work done by the piston on the gas is used to increase internal energy of गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज करेगी। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है इस वजह से वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन होगा आपका, सॉरी वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस होगा। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी इसको। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करते हैं हम लोग। नंबर 3 आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है नंबर 3 में, सॉरी आइसोबैरिक पहले होगा आपका। लिखिए द प्रोसेस या इन आइसोबैरिक प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हम एक गैस ले रहे हैं, इस प्रोसेस के लिए हम एक गैस ले रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है ना, हम एक गैस ले रहे हैं जो कि किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम VI है। ठीक है, और इनिशियल इंटरनल एनर्जी UI है। जब ये एक्सपैंड करती है तो इसका वॉल्यूम VF हो जाता है, और इसका इंटरनल एनर्जी UF हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसा आपका? आइसोबैरिक है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं, फ्रॉम कुछ लिखिएगा नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स from first law of thermodynamics dq is equals to du plus dw। तो dw is equals to क्या हो जाएगा? pdv। dw is equals to क्या होता है? pdv। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बदलेगा, इस वजह से dv की जगह 0 आप नहीं कर सकते। तो dq is equals to du plus dw। ठीक है, एक काम और आपको पता है कि लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा, कौन सी उष्मा? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होती है? किसी भी मटेरियल के, ठीक है ना, किसी भी मटेरियल का में जो हीट की जरूरत पड़ती है उसके चेंज ऑफ स्टेट के लिए। यानी अगर लिक्विड जो है वो अगर आपका गैस के फॉर्म में बदल जाए, मतलब वेपर के फॉर्म में चेंज कर जाए, फिर समझो मैंने क्या बोला कि किसी भी मटेरियल को जितनी हीट की जरूरत पड़ती है कब तक? जब तक कि उसका स्टेट चेंज ना हो जाए। मतलब अगर लिक्विड में है तो गैस में बदल जाए, और अगर आपका जो सॉलिड में है तो आपका लिक्विड में ना बदल जाए। जैसे बर्फ है आपका, आइस, ये बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है ना, तो बर्फ के टुकड़े को आप तब तक हीट देते रहिए जब तक कि ये पानी में ना बदल जाए, तो पानी में हो जाएगा ये। तो वही कहते हैं कि इसका स्टेट बदल गया ना, ये सॉलिड से किस में चला गया? लिक्विड में। ठीक है ना, तो जितनी हीट लगेगी इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, वही उसका लैटेंट हीट कहलाता है। तो लैटेंट हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है L से। तो आपने पढ़ा भी होगा, dq इज इक्वल्स टू पढ़ा होगा, dq इज इक्वल्स टू पढ़ा होगा अपने एक मिनट, q इज इक्वल्स टू ml। ये ml, m क्या है आपका?
मास है ये, जो गैस आपने लिया है लिक्विड फॉर्म में मास है, यल क्या है उसकी लैटेंट हीट होगी। तो इसके लिए हम क्या हो जाएगा ml बराबर इंटरनल एनर्जी कहां से कहां गई थी ui से uf पर, यानी uf माइनस ui प्लस प्रेशर कांस्टेंट है वही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा pdv यहां करना है, तो p वही रहेगा, वॉल्यूम कहां से कहां गया है vf माइनस vi, यही आपका है। तो लेटेंट हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द लिक्विड इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और आपका क्या है ये चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी जो आप हीट देंगे वो आपका क्या होगा इंटरनल एनर्जी बदलने में यूज होगा और आपका वॉल्यूम को चेंज करने में यूज होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, आपने लिखा होगा इन आइसोबैरिक प्रोसेस वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नीचे लिखिए लाइन चेंज करके, कंसिडर अ गैस इन लिक्विड फॉर्म, अ गैस इन लिक्विड फॉर्म, अ गैस इन लिक्विड फॉर्म। दूसरा लिखिए इफ dq amount of heat, if dq amount of heat given to the gas, if dq amount of heat मतलब dq amount of heat हम देते हैं किसको गैस को, if dq amount of heat given to the gas, volume of the system changes from vi to vf, changes from vi to vf, and internal energy changes from ui to uf, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले देखो dq इक्वल्स टू ml, m क्या है मास है गैस का, l क्या है लैटेंट हीट है, ठीक है ना। तो जितनी हीट लगेगी लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए वही उसका क्या कहलाता है आपका लैटेंट हीट कहलाता है। तो dq इक्वल्स टू ml हो जाएगा आपका, इसको कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखिए इन आइसोकोरिक प्रोसेस, थोड़ा तेज लिखिएगा टाइम लिमिट आ गया है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम remains constant, volume of the system remains constant, volume of the system remains constant, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नीचे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल्स टू होता है du प्लस dw। तो क्या कहेंगे dw की वैल्यू क्या होगी pdv, जो कि क्या आ जाएगा 0, यानी आपका dq की वैल्यू क्या हो जाएगी du के बराबर। यानी जो आप हीट देंगे इस प्रोसेस में, जो हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगा। वीडियो रोकिए तुरंत लिख लीजिए इसको। इसके बाद नीचे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, नीचे लिखिए दैट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम या अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस, amount of heat given to the gas is used to increase internal energy only, is used to increase internal energy only, is used to increase internal energy only, ठीक है, is used to increase internal energy only, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं नंबर 5 साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसको अगली क्लास में हम आपको कराएंगे कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो इसके पहले का वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, देखते रहिएगा, और नहीं समझ में आता है तो जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो आप जो डाउट करेगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, और वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।